दोस्तों नमस्कार, मैं हूं जितेश और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द जेकेएम थ्योरी तैयारी जीत की। दोस्तों आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की सुपर फास्ट क्लासेस में आज हम देखेंगे मैथ और रीजनिंग के जो 3 जनवरी 2020 को पेपर हुआ है ग्रुप ए का, उसके सभी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं तैयारी जीत की। पहला क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न अनुक्रम में लुप्त पद याद करो। अपने को ये लुप्त पद निकालना है। देखो यहाँ पे सबसे पहले अपन देखते हैं अंश। वैसे तो ऑप्शन देखने से पता चल रहा है कि चारों ही ऑप्शन में अंश 7 है, तो यहाँ पे क्या जाएगा 7। अपन कैसे देखेंगे, देखो यहाँ पे अपने को या तो जोड़ है या बाकी है या गुणा है, बाकी एक निश्चित अनुक्रम है। तो यहाँ से देखें तो 2 और 4 में कितने का अंतर है, 2 का, यानी 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 आ जाएंगे। इसके अलावा 11 में क्या जोड़े, 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 16। तो देखो यहाँ से अपने पास में 2 के बाद में अगर अपन यहाँ से बढ़ाते जाते हैं क्योंकि बढ़ रहा है आगे, तो +3 करे तो अगली संख्या आ जाएगी, फिर +4 करे तो अगली संख्या आ जाएगी, फिर +5। तो बिल्कुल अनुक्रम बैठ रहा है, यहाँ पे क्रम से है। तो यहाँ पे देखो 4 में 3 जोड़ने पे क्या आ रहा है 7, और 7 में 4 जोड़ने पे 11, यानी बिल्कुल सही है। तो अंश तो क्या आ जाएगा 7। अब अपन देखते हैं हरों के। तो देखो 3 से 7 यहाँ पे कितना अंतर है, 4 का, तो +4, और यहाँ पे 21 से 31 देखे तो 10 का अंतर है, यानी +10। यानी कि देखो यहाँ पे बीच में 2 संख्याएं हैं, तो 4 के बाद 4 और 10 के बीच में 2 संख्याएं लेनी है, तो 6 और 8, यानी 2 का बढ़ता हुआ क्रम है। तो 4 के बाद में देखो 3 में 4 जोड़ा 7, 7 के बाद क्या जोड़े अपन बढ़ते 2 क्रम में 6, फिर 6 के बाद क्या जोड़े बढ़ते 2 क्रम में 8, 2 बढ़ा के जोड़ना है अपने को। देखो 3 और 4 7, 7 और 6 कितना आ जाएगा यहाँ पे 13। चेक कर लेते हैं, 13 में 8 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21, यानी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 7/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक निश्चित कोड से CAT को SATC लिखा जाता है। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, CAT को SATC लिख रहा है, और DEAR को क्या लिख रहा है यहाँ पे, ये SEARD। और अपने से पूछा है कि SING को क्या लिखेंगे, SING को कैसे लिखा जाता है। देखो यहाँ पे देखें अपन, तो दोनों ही अगर अपन दोनों की बात करें इस जगह, तो दोनों में पहला कोड तो क्या है S है, जिनका इन तीनों और इन चारों से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि 3 के यहाँ पे 4 कोड बन रहे हैं, 4 के यहाँ पे 5 कोड बन रहे हैं। तो यहाँ पे S तो पहला लेटर है, यानी कि यहाँ पे भी पहला लेटर तो क्या आएगा S ही आएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखो अपन को क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अगर अपन देखें तो पहले लेटर को छोड़ दिया इसने और क्रम से लिख दिया, बिल्कुल पहले ए के बाद T और T के बाद वापस चक्रीय क्रम में। देखे अगर ऐसे लिख दे इसको C A और T, तो चक्रीय क्रम में यहाँ पे C को छोड़ा, A के बाद T, T के बाद C, इस प्रकार से। तो देखो इसने यहाँ पे A T और C। अगला वाला भी देखे अपन, तो इसने देखो D को तो छोड़ दिया बेचारे को, और E A R, और चक्रीय क्रम में वापस क्या जाएगा D। यानी अपन पहचान चुके हैं यहाँ पे कि यहाँ पे देखो S को छोड़ दो और तीनों को लिखेंगे, पहले I, फिर N, फिर G, और लास्ट में इसका चक्रीय क्रम के कारण S, यानी पूरा चक्रीय क्रम से लिख देंगे इसको। S को छोड़ा I, N, G और S, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि P का पिता Q का बेटा है। देखो जब भी ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो एक लाइन में अपन एक पीढ़ी के नाम लिखेंगे। अब जैसे ये बोल रहा है कि P का पिता, देखो ये मान लेते हैं कि P है, तो P के पिताजी, तो पिताजी को अगली पीढ़ी में लिख देते हैं अपन, ये P के पिता। ठीक है, P का पिता जो है वो Q का बेटा है। P का पिता वो Q का बेटा, यानी कि इसके पिताजी का नाम क्या है, Q है। भाई Q का बेटा P का पिता है, यानी P के पिता और Q का बेटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब आगे देखिए, M P का पैतृक चाचा है। देखो M जो है वो इस P का पैतृक चाचा, यानी एक ही पिता के संतान है इसके पापा और चाचा, यानी Q का ही दूसरा बेटा कौन हो गया यहाँ पे, M हो गया। कौन हो गया, M हो गया, जो कि P का पैतृक चाचा है। ठीक है, आगे देखिए अपन, ये कह रहा है कि और N Q का भाई है। देखो ये तो पैतृक चाचा हो गया, और ये कह रहा है N जो है वो Q का भाई है। अब N यानी यहाँ पे क्योंकि Q का भाई है तो इसी पीढ़ी में, तो ये हो गया N। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि N का M से संबंध। देखो अपन को क्या देखना है, पहली बात तो ये संबंध देखता है N और M का। देखो M है इसके पिताजी के भाई यानी चाचा जी, ठीक है।
और अगर एन का एम से देखे तो भतीजा, यानी चाचा भतीजा में से एक। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, एन का एम से संबंध। देखो किसका संबंध निकालना है, एन का, यानी एन एम के क्या लगता है, एन क्या लगता है, एम के चाचा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, चाचा। यहां पे ये पूछता कि एम का एन से संबंध, तो एम का इस एन से संबंध, तो एन का क्या हो जाता है, भतीजा। लेकिन यहां क्या पूछा है, एन का एम से संबंध, तो एन एम का क्या लगता है, चाचा लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक विद्यालय में 25 अध्यापक थे, उनकी आयु का औसत 30 वर्ष था। उसी समय एक अध्यापक जिसकी आयु 60 वर्ष थी सेवानिवृत्त हो गए, रिटायरमेंट हो गए, और एक नए अध्यापक की नियुक्ति उस अध्यापक के स्थान पे की गई। अब अध्यापकों की औसत आयु 1 वर्ष कम हो गई, नए अध्यापक की आयु क्या होगी। देखो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन दे रखा हो कि या तो जाने वाले का भार पूछे या आने वाले का भार पूछे, भार पूछ ले, आयु पूछ ले, ठीक है, कुछ भी पूछे, या तो कोई व्यक्ति जाएगा उसका पूछेगा या कोई नया आएगा उसका पूछेगा, तो फॉर्मूला क्या है, देखो क्या याद रखना है अपने को, नए का भार बराबर पुराना, यानी पुराने का भार या आयु एक ही बात है। जैसे अब यहां आयु तो अपन ये आयु कर लेते हैं, नए की आयु बराबर पुराने की आयु, तो पुराना प्लस माइनस वृद्धि या कमी, जो भी औसत में वृद्धि या कमी हो रही है वो, इनटू कुल संख्या, जितने भी कैंडिडेट्स है उनकी कुल संख्या। इस फॉर्मूले में अपने को मान रखना है। अब चाहे यहाँ पे नए की दे रखी है तो नए का पूछ लें, नए का देके पुराना पूछे तो भी निकाल लेंगे, पुराने का देके नया का पूछे तो भी निकाल लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अपन देखे कि ये बोल रहा है केवल अपने को यहाँ पे मान रखने हैं अब, ठीक है। नए की आयु पूछी इसने बराबर, पुराना जो 60 साल के थे वो रिटायरमेंट हो गए। अब ये बोल रहा है कि औसत 1 वर्ष कम हो जाता है, तो देखो औसत में क्या हुई, कमी, तो जब वृद्धि आएगी तो प्लस लेंगे और कमी आएगी तो माइनस लेंगे। तो यहाँ माइनस कितना, 1 वर्ष कम हुआ, 1 इंटू कुल संख्या कितनी है, देखो पहले 25 थी, 1 चले गए 24 रह गए, वापस 1 आ गए, कितने हो गए 25, यानी टोटल कितने हैं 25 जने हैं। तो कितना हो गया देखो 60 माइनस 25 से कम 25, तो 60 में से 25 जाएगा तो 35 वर्ष। तो नए अध्यापक की आयु कितनी है, 35 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। माध्य माध्यिका एवं बहुलक के मध्य एक प्रयोग सिद्ध संबंध है। देखो अपने को 4 ऑप्शन दे रखे हैं और ये बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। अब देखो यहाँ पे अपन जानते हैं कि माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है, कि बहुलक पिछले एग्जाम में ये पूछा गया था इनका संबंध, तो बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ठीक है, ये इसका रिलेशन होता है। अब अपन को यहाँ पे क्या है कि 4 ऑप्शन दिए, चारों में से ये तो दिया ही नहीं है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, चारों ऑप्शन को सोल्व करके देखिए। सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो अपन सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए को सोल्व करें। तो ए बोल रहा है कि भाई माध्य माइनस माध्यिका, तो माध्य को अपन x बार से रिप्रेजेंट करते हैं और माध्यिका को m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे लिख लेते हैं अपन, x बार माइनस m बराबर दे रखा है 1/2 माध्यिका, तो 1/2 माध्यिका यानी कि m माइनस बहुलक, बहुलक को z से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से देखो ये z बराबर 3m माइनस 2x बार, ये लाना है अपने को। देखो 1/2 है, 2 को इधर ले आए अपन, 2 इधर आएगा तो 2x बार माइनस 2m बराबर m माइनस z। अब देखो अपन को बहुलक लाना है z, तो z को इधर ले आओ, बाकी सबको उधर ले जाओ, तो z इधर आएगा तो प्लस का z बराबर m, माइनस का 2m उधर जाएगा तो प्लस का 2m, प्लस का 2x बार उधर जाएगा तो माइनस का 2x बार। ये आ गया m प्लस 2m यानी कि 3m माइनस 2x बार, z बराबर, ये आ गया इसका आंसर। इसे हम एक और प्रकार से सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखो अगर अपन चारों ऑप्शन देखें तो चारों ऑप्शन के दाएं पक्ष में 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक दे रखा है, ठीक है, माध्यिका माइनस बहुलक। अब देखो माध्यिका माइनस बहुलक का मतलब देखो यहाँ पे अपने को एक माध्यिका रखनी है और बहुलक को उधर लेके जाना, तो अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो इसको अपन लिखते हैं यहाँ से z बराबर, एक ही माध्यिका रखनी है तो माध्यिका प्लस 2 माध्यिका, ठीक है, 3 माध्यिका को माध्यिका और 2 माध्यिका में तोड़ दिया और माइनस का 2x बार यानी 2 माध्य। अब अपन को क्या चाहिए, देखो चारों ऑप्शन को देखो तो माध्यिका माइनस बहुलक, माध्यिका माइनस बहुलक, तो बहुलक को उधर ले जाए बाकी सबको उधर ले आए, तो माइनस 2x बार इधर आएगा तो 2x बार, प्लस का 2m इधर आएगा तो माइनस का 2m बराबर ये माध्यिका माइनस बहुलक। अब यहाँ पे दोनों से 2 कॉमन आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया अपन ने,
एक्स बार माइनस एम बराबर माध्यिका माइनस बहुलक। तो एक्स बार माइनस एम बराबर 2 गुणा में इधर आएगा तो 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। देखो चारों ऑप्शन देखिए तो पहला ऑप्शन है माध्य माइनस माध्यिका बराबर 1/2 माध्यिका माइनस बहुलक, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि निम्न में से कौन सा द्विआयामी आरेख नहीं है। इस क्वेश्चन में 90% से भी ऊपर राजस्थान फर्स्ट ग्रेड से बाहर हो गया, क्योंकि सबने आंसर क्या किया, पाई आरेख पाई आरेख पाई आरेख। पाई आरेख आंसर नहीं है। देखो यहाँ पे द्विआयामी आरेख नहीं है। द्विआयामी आरेख क्या होता है, वह आरेख जो समतल पे बनाया जा सके उसे द्विआयामी आरेख कहते हैं। ठीक है, तो देखो समतल पे कौन कौन सा बना सकते हैं, अपन को क्या देखना है, द्विआयामी आरेख नहीं है जो नहीं बनाई जा सके। द्विआयामी आरेख का मतलब 2 डायमेंशनल। तो यहाँ पे देखें पहला है वर्गाकार आरेख। तो देखो एक वर्ग को समतल पे बनाया जा सकता है, तो वर्गाकार आरेख को भी समतल पे बना सकते हैं अपन। दूसरा ऑप्शन है बहुदंडीय आरेख, इसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे अपन। पहले देखते हैं आयताकार आरेख। देखो एक आयत को भी समतल पे बना सकते हैं, तो आयताकार आरेख भी समतल पे बन जाएगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है पाई आरेख। देखो पाई आरेख का मतलब जो पाई चार्ट होता है, जो कि किस रूप में बनता है, हमेशा एक सर्कल के अंदर बनता है। तो यहाँ पे एक सर्कल को भी अपन समतल पे बना सकते हैं, तो सर्कल भी यहाँ पे नहीं होगा। तो देखो वह जो द्विआयामी आरेख नहीं है। अब बात करते हैं अपन बहुदंडीय आरेख की, कि बहुदंडीय आरेख क्या होता है। देखो बहुदंडीय आरेख में हमेशा 2 या 2 से अधिक वस्तुओं की तुलना की जाती है। जैसे अपन मान लेते हैं कि किसी कक्षा में, किसी स्कूल में कक्षा जैसे 1 है और कक्षा 2 है, उसमें बालक और बालिकाओं की तुलना करनी है, यानी बॉयज और गर्ल्स की तुलना करनी है, बॉयज गर्ल्स की, कि कितने हैं। जैसे मान ले कि 10, 15, 20, 25। तो देखो यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है, लंबाई है, वो तो काम में आ रही है। लेकिन यहाँ की बात करें तो कक्षा 1 में बालक, जैसे बालक अगर 15 है और गर्ल्स है 20, ठीक है, 2 में बालक है 20 और गर्ल्स है 15। इस प्रकार से अपन ने दंड बनाया। देखो यहाँ पे इस दंड की केवल ऊंचाई से मतलब है यहाँ पे, क्योंकि ये तो फिक्स है कि एक दंड यहाँ है, एक दंड यहाँ है, पहली कक्षा है। यहाँ पे जो लंबाइयों का अंतर है वो नहीं दे रखा है, तो यहाँ पे देखो इस वाली लंबाई से कोई मतलब नहीं है, तो सिर्फ और सिर्फ एक ही विमा से मतलब होता है। इसीलिए बहुदंडीय आलेख में क्योंकि तुलना कर रहे हैं यहाँ पे, तो बहुदंडीय आलेख एक द्विआयामी आरेख नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बहुदंडीय आरेख। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक घनाभ का आयतन 140 सेंटीमीटर क्यूब है। इसकी किन्हीं 2 सतहों पर क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर स्क्वायर और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो घनाभ के किनारों की लंबाई का योग है। देखो घनाभ, पहले अपन घनाभ बना लेते हैं बेचारा। ठीक है, ये अपन ने एक घनाभ बना लिया है जिसमें ये लंबाई हो जाएगी, ये चौड़ाई हो जाएगी, ये हो जाएगी ऊंचाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोला, थोड़ा सा घुमाया प्रश्न को, है बहुत आसान। घनाभ का आयतन है 140 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा, घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यानी कि L इंटू बी इंटू एच बराबर कितना दे रखा है, 140 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे क्योंकि तीनों विमाएं सेम है, सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर में है, तो अपने को लिखने की जरूरत नहीं है। आगे देखे, इनकी किन्हीं 2 सतहों का क्षेत्रफल 28 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई सी भी 2 सतह है, जैसे हम मान लेते हैं कि कोई सी भी है तो अपनी मर्जी है। अपन ने मान लिया कि एक तो ये है आधार वाली, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई। तो क्या मान दे रखा है अपने को, लंबाई इंटू चौड़ाई बराबर कितना दे रखा है अपने को, 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, 28 दे दिया। ठीक है, और दूसरी एक और मानते हैं, तो अपन कोई सी मान लेते, तो अपन ये मान लेते हैं ये वाली b इंटू एच। इसका कितना दे रखा है, तो देखो b इंटू एच बराबर कितना दे रखा है, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, देखो अपने पास में LBH का मान है, LB और BH का मान है, और अपन से पूछ रहा है कि सभी किनारों की लंबाई का योग। किनारे LB और H ही होते हैं, तो यहां से अपन को क्या निकालना है, LBH का मान निकालना है। देखो इन दोनों को देखे तो यहाँ पे L इंटू बी इंटू एच है, यहाँ पे L इंटू बी है। अगर इन दोनों में मैं पहली में दूसरे का भाग लगा दूं तो L इंटू बी से L इंटू बी कट जाएगा। तो यहाँ से देखो भाग लगाते हैं अपन, इसको पहला, इसको दूसरा, इसको तीसरा नाम दे देते हैं समझने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहली में भाग लगा रहा हूँ दूसरी का, तो L इंटू बी इंटू एच बटेवा L इंटू बी बराबर कितना आ गया यहाँ पे, 140 बटेवा 28। देखो LB से LB कट गया, कितना आया H, तो H बराबर कितना है, देखो 140 में 28 का भाग देना है, 14 से कट रहा है, 14 से कटा 10 बार और 14 से कटा 14 दूनी 28, 2 से कटेगा तो कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो आ गई अपने पास में ऊंचाई। वैसे अपन देखो यहाँ पे B इंटू एच है, इसका भाग दे,
देखो अपन क्या कर रहे हैं, एक में भाग दे रहे हैं 3 का, तो L इंटू बी इंटू एच बराबर है 140, इसमें 3 का भाग दे रहे हैं यानी कि B इंटू एच, यहाँ पे बटेवा 20 हो जाएगा। B इंटू एच से B इंटू एच कट गया, कितना आ गया L, तो L बराबर 0 से कट गया 0, 14 बटेवा 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर। लंबाई भी आ गई। अब देखो लंबाई आ गई, ऊंचाई आ गई, अपने को चौड़ाई निकालनी है तो दूसरी जो इक्वेशन है इससे निकाल लेते हैं। दूसरी इक्वेशन में मान रखिए तो लंबाई कितनी है 7, तो 7 इंटू चौड़ाई बराबर 28, 7 का भाग देंगे तो 7 चौक 28 यानी चौड़ाई बराबर क्या आ गई 4 सेंटीमीटर। तो L इंटू बी इंटू एच आ गया अपने पास। अब देखो यहां से सबसे इंपॉर्टेंट काम, L इंटू बी एच निकाल लिया, L बी एच निकाल लिया। अब बहुत इंपॉर्टेंट काम है, घनाभ में कितनी किनारे होते हैं, कितने किनारे होते हैं, टोटल 12 किनारे होते हैं। 12 कौन से, देखो ये लंबाई, इसके सामने वाली भी लंबाई, ये ऊपर वाली भी लंबाई और ये भी हो गई लंबाई, यानी 4 तो होती है लंबाई, 4 तो होती है लंबाई। चौड़ाई देखो, ये चौड़ाई, ये भी चौड़ाई, ये भी चौड़ाई और ये भी चौड़ाई, यानी 4 क्या होती है चौड़ाई, तो प्लस 4 इंटू बी। और ऊंचाई भी देखो, ये ऊंचाई, ये ऊंचाई, ये भी ऊंचाई और ये भी ऊंचाई, 4 हो गई ऊंचाई, जो कि चारों बराबर होती है, तो ये हो गया एच। यानी सभी किनारे क्या होते हैं एल बी एच और 4 होते हैं, तो 4 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, तो 4 इंटू लंबाई का मान कितना है 7, चौड़ाई का मान 4, ऊंचाई का मान 5। चलो जोड़ते हैं भाई, तो 4, 7 और 4 11 और 5 16, 4 इंटू 16, 16 इंटू 4 यानी कि 64 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 64 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन, एक बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई एक गोले की त्रिज्या के बराबर है। यदि बेलन की वक्राकार सतह के संयंत्र का संख्यात्मक मूल्य और गोले के आयतन के संख्यात्मक मूल्य के मध्य 1:3 है तो गोले का आयतन है। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है, थोड़ा सा घुमाया है यहाँ पे। इसने बोला कि एक तो है बेलन और एक है बेचारा गोला। ये कह रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई हम मान लेते हैं कि भाई R1 और H1 है, और गोले की त्रिज्या मान लेते हैं R2। ये कह रहा है बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई गोले की त्रिज्या के बराबर है, यानी सीधी सीधी बात है कि तीनों ही आपस में बराबर है। ठीक है, ये दे रखा है अपने को। अब आगे बोल रहा है कि बेलन के वक्राकार सतह के क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान, बेलन के वक्राकार सतह का क्षेत्रफल यानी कि उसके चारों ओर का क्षेत्रफल, यानी कि उसका पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, एक तो ये बात कर रहा है, दूसरा ये कह रहा है गोले के आयतन का संख्यात्मक मूल्य, यानी गोले का आयतन, गोले का आयतन, ये गोले का आयतन। ठीक है, दोनों की बात कर रहा है। ये कह रहा है इन दोनों का जो अनुपात है, मैंने कहा ठीक है, कितना है, मेरे हिसाब से तो ये है। वो कह रहा है 1:3, यानी 1/3 लिख सकते हैं 1:3 को, ये अपने को दे रखा है। अब अपने से पूछ रहा है गोले का आयतन। ठीक है, गोले का आयतन पूछा है अपने को यहां से। अब देखो क्या करें अपन, यहाँ पे हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का पार्श्वपृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई। देखो R1 H1 R2 तीनों ही बराबर है, तीनों बराबर है तो अपन इसको क्या लिख लेते हैं, तीनों को R लिख लेते हैं, एक ही बात है। तो यहां से 2 पाई RH होता है तो RH। ठीक है, ये हो गया बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो अपन R1 H1 लिखेंगे तो भी एक ही बात है, बराबर है। ठीक है, तो अपन पहले R1 H1 लिख लेते हैं। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई R2 क्यूब, R2 इसलिए। अब देखो जब भी भिन्न में जो हर है वहां पे अगर भिन्न हो तो हमेशा इस नीचे वाले भिन्न को उल्टा कर देते हैं, यानी ये जो 3 है क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो बराबर 1/3 चल रहा है, इसको लिख सकते हैं अपन, यहां से 3 ऊपर आ जाएगा। देखो 3 गुणा 2 इंटू पाई इंटू R1 H1 की जगह क्या लिख सकते हैं अपन, R, तो R गुणा R बटेवा, यहां पे देखो 4 गुणा पाई गुणा R2 को भी R लिख सकते हैं तो R का क्यूब। ठीक है, अब देखो यहां से 2 से 4 कटा 2 बार, पाई से कट गया पाई। अब देखो R इंटू R, R का स्क्वायर और यहाँ पे R का क्यूब है, तो R के स्क्वायर से R क्यूब कटेगा तो कितना बचेगा, केवल R। अब देखो यहां से कितना आया, बराबर है 1/3। सॉल्व करें इसको, देखो सोल्व करेंगे तो यहां पे तो बच्चा है 3/2R, 3/2R बराबर 1/3। तो R का मान निकालना है तो R को उधर ले जाते हैं अपन, 3 को ऊपर लिया तो 3 इंटू 3 9/2 बराबर क्या आ गया R। ये आ गई अपने पास में त्रिज्या। क्या निकालना है अपने को यहाँ पे, गोले का आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, देखो गोले का
आयतन बराबर क्या हो जाएगा गोले का आयतन? गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, मान रखना है बस। तो ये हो गया 4/3 पाई में, क्योंकि ऑप्शन में सभी में पाई दे रखा है तो पाई में आंसर लाना है अपने को। आर क्यूब, तो आर का क्यूब यानी 9/2, तो देखो 9/2 गुणा 9/2 गुणा 9/2, यहां से 3 से कट जाएगा 9 3 बार, 2 से कट जाएगा 4 2 बार और 2 से 2 कट गया। देखो 9 इंटू 9 81, 81 इंटू 3 यानी कि 243 और पाई बटेवा 2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 243 पाई बटेवा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक पार्टी में शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार के व्यंजन परोसे गए। कुछ व्यक्तियों ने केवल शाकाहारी भोजन लिया और कुछ व्यक्तियों ने केवल मांसाहारी भोजन लिया, जबकि कुछ व्यक्तियों ने दोनों प्रकार का भोजन लिया। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन में। और शेष ने किसी प्रकार का भोजन नहीं लिया। निम्न में से जो वेन आरेख दे रखे हैं उसमें से सही कौन सा प्रदर्शित कर रहे हैं देखना है। पहले तुम चारों ऑप्शन को तो भूल जाओ। अपन पार्टी का आयोजन करते हैं कि मान लो कि ये एक पार्टी है जिसमें ये सारे कैंडिडेट आए हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि इनमें से ये कह रहा है कि कुछ व्यक्ति ऐसे जो शाकाहारी है, कुछ ऐसे हैं जो मांसाहारी है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों प्रकार का भोजन लिया है। अब देखो कुछ ऐसे हैं जिन्होंने दोनों प्रकार का, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन लिया। यानी अगर मैं कहूं कि ये तो हो गए शाकाहारी और ये हो गए मांसाहारी, तो ये उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है ये कौन है? ये वे व्यक्ति है जिन्होंने शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों प्रकार का भोजन लिया है। तो यहां से देखो, अब ये जो क्षेत्र है ऊपर वाला, अगर इसको मैं बोलूँ कि ये तो है शाकाहारी का और ये है मांसाहारी का, तो शाकाहारी व्यक्ति तो क्या हो गए ये ऊपर वाले जो कि शाकाहारी व्यक्ति है, और ये हो गए मांसाहारी व्यक्ति, है ना। और ये उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है ये कौन से हो गए? ये हो गया अपने पास में उभयनिष्ठ जो क्षेत्र है जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों ले रहे हैं। और ये जो शेष बचा है ये क्या हो गए? जो कुछ भी भोजन नहीं करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन कि 27,720 संख्या के विभिन्न अभाज्य भाजकों की संख्या कितनी है। देखो क्या दे रखा है अपने को 27,720, इसके अभाज्य भाजक निकालने अपने को। ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। पहले तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो देखो 2 का भाग देंगे, सबसे पहले 2 का भाग देंगे इसमें 1 बार, 7 में जाएगा 3 बार, 6 बचा कितना 1, 17 में देंगे तो 2 8 16, फिर बचा 1, 12 में देंगे तो 2 छक्की 12 और 0 का 0 रह जाएगा। फिर 2 का भाग देंगे तो 2 छक्की 12 बचा 1, 18 में देंगे 2 नाम 18, 6 में देंगे 2 तिया 6 और 0 का 0। फिर 2 का भाग जा रहा है, 2 का भाग देंगे 2 तिया 6, 2 चौके 8 बचा 1, 2 छक्की 12 बचा 1, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जा रहा, 3 का देते हैं, 3 का जाएगा नहीं जाएगा कैसे पता लगाएंगे? विभाज्यता के नियम पढ़े अपने नंबर सिस्टम में। देखो 5 और 6 11, 11 और 4 15 और 3 18, 18 में भाग जा रहा है तो 3 का भाग जाएगा। 3 का भाग दे लेते हैं अपन यहाँ से, 3 एकम 3, 3 एकम 3 बचा 1, 16 में 3 पंजे 15 बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जा रहा है क्या? 5 और 5 10 और 1 11 और 1 12, यानी जा रहा है तो 3 का भाग देते हैं पर। 3 त्रिका 9 बचा 2, 25 में देंगे 3 आटा 24 बचा 1, 3 पंजे 15। फिर 3 का भाग जा रहा है क्या? 8 और 3 11 और 5 16, नहीं जा रहा, 3 का नहीं जा रहा। अब किसका देना है? हमेशा अभाज्य संख्या का ही भाग देना है। 5 का देते हैं तो 5 का देंगे तो देखो 5 7 35 बचा कितना 3, फिर 5 7 35, 5 7 35, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है 7 का जाएगा 11 बार और 11 का जाएगा 1 बार, ठीक है। तो ये आ गए अपने पास में अभाज्य गुणनखंड। इसने क्या बोला है देखो कि अभाज्य भाजकों की संख्या। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग क्या करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 आंसर कर देते हैं, लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में जो आया उसने कंफ्यूज किया ही नहीं है, ठीक है। तो अपने को टेंशन लेनी नहीं है। देखो इसने बोला है अभाज्य भाजकों की संख्या, यानी देखो एक तो है 11, एक है 7, एक है 5, एक है 3। अब 3 2 बार है, लेकिन 3 जो है उसका भाग जाता है तो अभाज्य भाजक कितना हुआ? 3 हुआ। वैसे ही 2, यानी कि ये जो 27,720 है इसमें अभाज्य संख्याओं में से किस किस का भाग जाएगा, कितनी संख्या ऐसी है वो निकालना है। तो 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, 7 का भी जा रहा है, 11 का भी जा रहा है। टोटल कितनी संख्या हो गई? 1 2 3 4 और 5। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। दोस्तों आई होप कि आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। दोस्तों यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपकी सफलता के लिए ऐसे ही वीडियोस लेके आते रहेंगे। और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ओके, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।